भारत एक कृषि प्रधान देश है। अधिकांशतः जो ग्रामीण इलाका है वहाँ हर परिवार या हर दूसरा परिवार कृषि से जुड़ा हुआ है। लेकिन आधुनिक समय में कृषि में भी परंपरागत जो खेती होती थी उससे इतर अब लोग आधुनिक व्यवसाय की तरफ बढ़ रहे हैं। कई अलग अलग तरीके की फार्मिंग हो रही है। तो आज हम जहाँ पे खड़े हैं, आज जिस शख्स से आपको रूबरू करवाएंगे, यहाँ पे ये रैबिट फार्मिंग, खरगोश पालन है। यहाँ पे हम हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे खरगोश हैं और खरगोश पालन कैसे किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है, इस पर बातचीत करने के लिए जो इसके खरगोश फार्मिंग कर रहे हैं ये ए.के. सिंह जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। ए.के. सिंह जी, कब आपको ख्याल आया, आइडिया कहाँ से आया कि ये परंपरागत खेती तो हम लोग जानते हैं, ये रैबिट फार्मिंग आपको करनी है? देखिए साहब, ऐसा है, मेरा अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ तो लाइफ स्टॉक या किसी भी तरह की खेती की तरफ कोई खास रुझान नहीं था। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मेरे एक मित्र हैं, उनकी ससुराल में किसी ने ये रैबिट फार्मिंग का काम शुरू किया था 2009-10 के आसपास। ग्रामीण परिवेश में उनके बच्चों की हालत वैसी नहीं थी, थोड़ी नशे वशे में रहे तो वो फार्म को संभाल नहीं पा रहे थे। मित्र का कहना ये था कि चलिए मिलके हम इसको कर लें, तो इत्तेफाकन मेरा जो है रैबिट फार्मिंग में आना हुआ। 3 साल तक हम लोगों ने रैबिट की फार्मिंग की। उसके बाद हम जो है रैबिट की ट्रेडिंग करने लग गए थे। 2015-16 से फिर हम रैबिट के एक्सपोर्ट में आए और अब फुल टाइम हम जो है रैबिट की फार्मिंग लगभग 10 प्रदेशों में 400 किसानों को करा रहे हैं। आपने कहा कि आप इत्तेफाक से इसमें आ गए, तो आपने ट्रेनिंग किया कि बस गए और शुरू कर दिया? मैं अब उसी पे आऊँ, जैसे मैंने कहा मैं इत्तेफाकन इसमें आया हूँ। रैबिट फार्मिंग में एक अच्छी चीज़ ये है कि पोल्ट्री फार्मिंग, गॉट फार्मिंग या आजकल कॉयल की फार्मिंग होती है, उतना ज़्यादा टेक्निकल इशू रैबिट की फार्मिंग में नहीं आते। रैबिट की फार्मिंग बहुत आसान है। गाय भैंस बकरी का अगर किसी ने घर में भी थोड़ा सा काम किया है तो उसके लिए बहुत आसान है। हम लोग ग्रामीण परिवेश से रहे हैं तो गाय भैंस तो घर में पालते रहे हैं, तो ट्रेनिंग की कोई विशेष आवश्यकता मुझे तो उस समय महसूस हुई नहीं, क्योंकि उस फार्म पर अक्सर आना जाना होता था तो देखते रहते थे किस तरीके से इनको दाना पानी किया जा रहा है, ब्रीडिंग कराई जा रही है। बस मेन इसमें आपको जो है सुबह 2 घंटे, शाम को करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। सुबह आपकी लेबर या आप जो भी काम करना चाहें, आधे घंटे में फार्म की सफाई कर लेते हैं झाड़ू लगा के। जो इसका मैन्योर है वो बहुत अच्छी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे पिंजरों में इसके लगे हुए आपने बर्तन देखे होंगे, एक एक मुट्ठी दाना भरना है, पानी भरना है। दिन में जब आपके पास समय मिले थोड़ा सा हरा चारा दे दीजिए और ब्रीडिंग का आधा घंटा सुबह आपको जाता है। दिन भर आप फ्री हैं, कुछ भी दूसरा काम अगर कर रहे हैं तो करिए। शाम को 1 घंटा है जिसमें कि आपको ना ब्रीडिंग करानी है ना सफाई करानी है, सिर्फ इनको दाना पानी देना है। ये फार्म पे आपके सारा का सारा पूरा काम है। बहुत ज़्यादा बीमारियां जिस तरीके से पोल्ट्री और गोट में हम देखते हैं वो आती नहीं है रैबिट में। सामान्यतः सर्दी, जुकाम, बुखार, दस्त जैसी जो है सामान्य बीमारियां हैं। हाँ, अगर आप फार्म पे साफ सफाई नहीं रख रहे हैं या आपकी फीड प्रॉपर नहीं है। मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि रैबिट फार्मिंग में हमें फला समस्याएँ आ रही हैं। तो रैबिट फार्मिंग में 2 ही जड़ें हैं किसी भी तरीके से फार्म में को नुकसान में जो लेके जाएंगी। वो एक है आप सफाई प्रॉपर ना रखें और दूसरा है फीड की डेफिशिएंसी। लोगों में एक मिथ ये है कि आप इसको बिल्कुल हरा चारा खिलाते रहिए, आप रैबिट पाल लेंगे, नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई सब दाना खिला देंगे, शहर के नज़दीक है, हरा चारा उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे एजेंट और जो नई लोग आ रहे हैं रैबिट फार्मिंग में, सिर्फ अपने मुनाफे के लिए किसानों को यहाँ भी उलझाया जाता है कि ठीक है आप छत पे फार्म कर लीजिए, शहर में फार्म कर लीजिए, बिना चारे के हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। खरगोश के फार्म को आप जब भी शुरू करेंगे सबसे पहले तो आपको एक वेंटिलेटेड एरिया चाहिए ताकि हवा एक तरफ से आए दूसरी तरफ क्रॉस हो जाए, क्योंकि रैबिट के यूरिन में अमोनियम नाइट्रेट होता है, वो पास होना ज़रूरी है। दूसरा, इसको प्रॉपर सफाई चाहिए, अदरवाइज इसके नाक पे पैरों पे फंगस होना शुरू होगा, माइट्स आने शुरू होंगे जो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। शुरू में हफ्ते 10 दिन में आप उसे ओरल ट्रीटमेंट से जो है कवर कर सकते हैं, नहीं करेंगे फिर आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आप नहीं संभाल रहे हैं तो फिर आपका रैबिट मोर्टलिटी की तरफ चला जाएगा। फीड का, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है रैबिट में वो फीड डेफिशिएंसी है। लोगों में भ्रम है कि दाना ज़्यादा खिलाना चाहिए, नहीं। रैबिट को 70% सूखा भूसा चाहिए, हे, जिसमें कि आप मूंगफली का भूसा दे सकते हो, चने का भूसा दे सकते हो, मटर का भूसा दे सकते हो, अन्य दालों का भूसा दे सकते हो। लगभग 15 से 20% आप इसको हरा चारा दीजिए और 10% आप जो भी जो है फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं या सप्लीमेंट हैं वो आप दे दीजिए। तो ये बताइए कि जब आपने इसकी शुरुआत की रैबिट फार्मिंग की तो शुरू में कुछ मुश्किलें भी आई कि नहीं आई? शुरुआत में सबसे बड़ी समस्या हमें जो थी वो थी मार्केट को डेवलप करने में, क्योंकि 1960 से जो है रैबिट इंडिया में पाला जा रहा है। बट जैसा हमारे यहाँ होता है, एक पुरानी परंपरा रही है कि यहाँ से डेलीगेशन विदेश भेजे गए, वहाँ वो गए, उन्होंने जो भी किया हो एक तरीके से वो पर्यटन पे ही गए, वापस आए और आके उन्होंने जो है अप्रूव कर दिया कि ठीक है भाई साहब भारत में जो है रैबिट की फार्मिंग करिए, अच्छी परिस्थितियाँ हैं। सब किया गया लेकिन बाजार कहीं भी किसी को दिया नहीं गया। तो एक लंबे समय तक किसानों को समस्या रही बाजार की, जो हमारे सामने भी आई, विशेष रूप से जो है नॉर्थ
इंडिया में। साउथ इंडिया में फिर भी जो है मीट का चलन ज़्यादा है, तो लोग वहाँ मीट वगैरह में इसको कंजप्ट कर लेते थे। लेकिन आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो शाकाहारी लोगों का है। तो यहाँ हमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मीट के लिए हम भी काम नहीं कर पा रहे थे, और हमसे जुड़े 2-4 लोग और जो रैबिट की फार्मिंग उस समय कर रहे थे उनको भी समस्या थी। धीरे धीरे जो है हमने जब इस पे जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि भारत में एक बड़े पैमाने पे फार्मास्यूटिकल्स को और मेडिकल लाइन को रैबिट्स की रिक्वायरमेंट है। बहुत लंबे समय तक रैबिट बाहर से इंपोर्ट किया जाता रहा है, आज भी इंपोर्ट किया जाता है, आज भी हम डोमेस्टिक नीड अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों से बात करनी शुरू की। वहाँ इश्यू आया कि भाई आप एक क्वांटिटी में हमें माल दे नहीं पाएंगे। तो बट जैसे तैसे 2-4-5 किसानों का समूह बना के कुछ छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनियों से जुड़ते हुए धीरे धीरे सफ़र बढ़ा, और फिर नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक के किसान जुड़े। आज लगभग 6000 लोग हैं देश में जो रैबिट की फार्मिंग कर रहे हैं। कुछ उसमें से मीट के लिए रैबिट की फार्मिंग करते हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल्स के लिए, कुछ ब्रीडिंग के लिए, कुछ पेट्स के लिए। तो मेरा जो मेन फोकस है वो फार्मास्यूटिकल पे है। अब कोई समस्या इंडिया में मुझे नहीं लगता कि रैबिट को बेचने को लेके है। अक्सर मैं लोगों के वीडियोस पे कमेंट पढ़ता हूँ या कहीं किसी से मिलते हैं, बात होती है रैबिट फार्मिंग को लेके, तो ये समस्या मुझे सुनने में मिलती है कि भाई साहब रैबिट बिकते नहीं है। मेरा 14 साल का अनुभव ये कहता है कि जब इस तरह की बातें सुनने में आ रही कि रैबिट बिकते नहीं, और मैं सामने से कहता हूँ कि आप मुझे दीजिए, आपके पास 100, 200, 500, 1000, 1500 कितना रैबिट है, तो मुझे 100 रैबिट भी कहीं नहीं मिल रहा। अब ये समस्या परे है कि एक तरफ ये कहा जाए कि रैबिट बिक नहीं रहे और दूसरी तरफ रैबिट मिल नहीं रहा है। हमें तो अपनी ज़रूरतों के लिए रैबिट पूरा नहीं मिल रहा है। मैं आज ओपनली कह रहा हूँ, मुझे 2000, 4000, 5000 रैबिट जितना देना चाहें दे सकते हैं। हिसार टीका संस्थान है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, 5000 रैबिट की रिक्वायरमेंट थी पिछले महीने, फुलफिल नहीं कर पाए, उनको टेंडर दोबारा से जो है जारी करना पड़ा है। तो ये बताइए कि मार्केट की आपने बात की, तो आज जो मार्केट है आपने बताया भी कि जो हमारी डिमांड है हम उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो मार्केट तो हो गया, लेकिन जब कोई किसान इसको शुरू करना चाहे तो शुरू आपने क्या पूंजी लगाया और कितने जगह में इसको, जगह और पूंजी को लेकर थोड़ा समझाइए। देखिए, रैबिट की जो सबसे छोटी इकाई है वो हम एक यूनिट बोलते हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, अगर पीछे तक इसको दिखाएं आपके कैमरामैन, तो लगभग 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा एक पिंजरा है। इसकी पिंजरे की कीमत लगभग 40 से 50,000 रुपये तक है ब्रीड के अकॉर्डिंगली। अच्छी ब्रीड अगर आप लेंगे तो 50,000 रुपये तक ये जाएगा। तो 8x4 का पिंजरा आपका लगभग 10x6 की जगह में हो जाएगा। इक्का दुक्का पिंजरा अगर कोई करना चाहे तो इतना जो है जगह काफ़ी है उसके लिए। लेकिन समस्या ये है कि इससे जो बच्चे पैदा होंगे उसके लिए मार्केट फिर उन्हें खुद से ढूंढना पड़ेगा। अगर मेरी कंपनी या किसी भी कंपनी से कोई कमर्शियली रैबिट फार्मिंग करे, वो चाहे कि मेरा माल मेरे घर से ही उठ जाए, मुझे घर पे ही पैसा मिल जाए, बाजार खोजने की ज़रूरत ना रहे, रेट का मुझे जो है समस्या ना रहे ऊपर नीचे होने की, तो फिर इस तरह के कम से कम आपको जो है इसके 10 यूनिट लगाने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और पूंजी की अगर बात करते हैं हम, तो एक 10 यूनिट के फार्म के लिए आपके पास लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए का कैपिटल कंप्लीट चाहिए, जिसमें आप शेड बनाएंगे, पिंजरे बनेंगे, इसके फीडर, ड्रिंकर, ट्रांसपोर्टेशन, आपके पेरेंट रैबिट जो है उसकी सारी पूंजी मिला जुला के लगभग 6-6.5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको इसके बाद शुरू के 4-4.5 महीने बाद इससे आपको इनकम जनरेशन होना शुरू होता है, जो लगभग हर 45 से 50 दिन में होता है। 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपये, औसतन 80 से 85,000 रुपये महीना सब खर्चे निकालने के बाद एक किसान इससे आराम से कमा सकता है अपने घर बैठ के। तो इसका जो जैसे कोई किसान अगर लगाता है, तो आपने बताया कि 10 यूनिट कम, मतलब 10 यूनिट रहे तो कम से कम तो आप उनको खरीद भी लेते हैं, बाई कर लेते हैं। देखिए, मेरे बाई करने में ये है कि मैं अगर कमिटमेंट करूं एग्रीमेंट के थ्रू, तो फिर मुझे कम से कम 10 यूनिट चाहिए। क्योंकि समस्या ये है, आज मान लीजिए किसी को मैंने 1 या 2 पिंजरे दे दिए और मुझे उससे रैबिट उठाना है 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो गाड़ी भेजने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे इतना स्टॉक तो सामने वाले से चाहिए कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन निकले। तो मेरे यहाँ कम से कम 10 यूनिट। इसके अलावा चाहे कोई किसान मुझसे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, कहीं भी फार्मिंग कर रहा है, अगर उसके पास एक क्वांटिटी में रैबिट है 200, 250, 300 से ज़्यादा, तो देश के किसी भी हिस्से में हो मैं परचेज कर लूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। नस्ल से जुड़ा भी कुछ ऐसा मसला है कि कौन सी नस्ल के खरगोश होने चाहिए या किसके नहीं होने चाहिए? नस्ल से जुड़े खरगोश की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं वो इसी से शुरू होंगी और इसी पे ख़त्म होंगी। खरगोश में हमें कम से कम 10 महीने की इसकी मादा चाहिए होती है ब्रीडिंग के लिए, 12 महीने का इसका नर ब्रीडिंग के लिए चाहिए होता है। अक्सर समस्या ये आती है, मेरे पास कई बार लोगों के इस तरह के फ़ोन आते हैं कि भाई साहब आप बता रहे हैं कि 5 लाख की लागत में होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 3 लाख में, 3.5 लाख में, 4 लाख में फार्म शुरू हो जाएगा। अगर आप इसका बच्चा देखेंगे 3 से 4 महीने का, तो वो दिखने में इसके पेरेंट के बराबर ही दिखता है, जो कि लगभग 600-700 रुपये का ईजिली हम खरीदते हैं। तो उसको अगर कहीं आप फॉरवर्ड सेल करना चाहें तो आप उसे चाहे 3,000 का बेच लें, 3.5 का बेच लें, 4 का बेच लें, वो आपका प्रॉफिट ही है। सबसे ज़रूरी ये है कि आप एक मैच्योर एज का रैबिट लें, साथ ही साथ उसकी ब्लड लाइन का ध्यान रखें कि फीमेल की ब्लड लाइन और मेल की ब्लड लाइन सेम ना हो, पिछली 3 से 4 जनरेशन तक
ये चीज़ आपको डॉग में भी देखने को मिलती है, ये आपको डेयरी फार्मिंग में भी मिलती है। आपको घोड़ों की अगर कोई चला रहा है, फार्मिंग कर रहा है या डॉग कैनाल चला रहा है, तो वहाँ भी आप इस तरह की जानकारी ले सकते हैं। जी। तो मतलब नस्ल को लेकर के जैसे कोई किसान अगर करना चाह रहा है तो कौन सी नस्ल इसमें ज़्यादा मुनाफा का साबित होगा? देखिए, अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ इंडिया की जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है उसको अकॉर्डिंगली, तो हमने ये पाया है पिछले 12 से 14 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है, और हमारे अलावा हमसे पुराने लोग भी जो रैबिट फार्मिंग में जुड़े हुए हैं, इंडिया में 5 से 6 ऐसी नस्लें हैं जिनका पालन पोषण करना आसान है, जो बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी ज़्यादा हैं, और जिनका जो है कम खान पान में भी विकास ज़्यादा है, बॉडी वेट अच्छा गेन करते हैं। उसमें से न्यूजीलैंड वाइट रैबिट है, जिसमें 2 रैबिट आते हैं, न्यूजीलैंड वाइट रेड आइड और न्यूजीलैंड वाइट ब्लैक आइड। इसके अलावा ग्रेजेंट, सोमी चिंचिला, हॉलैंडर, न्यूजीलैंड रेड या जिसको टाइगर भी बोल देते हैं वो, वाइट जाइंट, ये 5 से 6 नस्लें ऐसी हैं जिनके जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिया में सबसे बेहतरीन आए हैं। और इनका स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर के आप क्या करते हैं? देखिए, इनकी अगर हम बात करें तो मासिक रूप से इनकी डिवॉर्मिंग कराइए। डिवॉर्मिंग सिर्फ खरगोशों की ही नहीं, डिवॉर्मिंग अगर आप घर में डॉग पाल रहे हैं, कैट पाल रहे हैं या डेयरी कर रहे हैं, डिवॉर्मिंग हर जानवर में की जाती है ताकि पेट के कीड़े और बैक्टीरिया जो है आपके जानवर में पैदा ना हो। तो हर माह आप एक तो ये डिवॉर्मिंग कराइए, फार्म की सफाई पूरी रखिएगा, दाना और हरे चारे के अलावा पीने का साफ पानी जानवर को जो है 24 घंटे आपके उपलब्ध रहे। इसके अलावा वेंटिलेशन, जैसे मैंने कहा कि हवा पूरी क्रॉस होती रहे एक से दूसरी जगह पे। इन कॉमन डिजीज़ को छोड़ दिया जाए तो आपका ये मान लीजिए कि सर्दी, जुकाम, बुखार, दस्त, ये तो सामान्य बीमारी है जो लगभग इंसानों से लेकर हर जानवर में मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपका जो है सफाई और दाने में आपके ऊपर नीचे कुछ चल रहा है, भोजन प्रबंधन और सफाई अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो फिर खरगोश में सबसे कॉमन डिजीज़ है वो है फंगल और माइट्स। इसके पैरों पे, कान पे, नाक पे इसका बाल उड़ना शुरू होगा। आप उस समय इसको ट्रीट कर लीजिए उसी आइवरमेक्टिन से, वो इजीली आपका जो है 5 से 7 दिन में आपका जानवर फिर से नया बाल आ जाता है उस पर। लेकिन मौसम का भी कोई प्रभाव पड़ता है, जो बदलता मौसम है उसमें? देखिए, बदलते मौसम में ऐसा है, हालांकि खरगोश जो है बहुत टफ जानवर है। लोगों में मैं नहीं जानता क्यों एक मिथ है कि खरगोश बड़ा नाजुक मिजाज जानवर है। आप देखेंगे खेतों में भी सर्दी, बारिश, गर्मी हर मौसम में आराम से टहलता रहता है। फिर भी आदर्श जलवायु खरगोश के लिए मानी गई है 10 डिग्री से 35 डिग्री। इसके ऊपर या नीचे जब हम जाते हैं तो हम सामान्यतः छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे तो हमने टाट की बोरियां लगा दी हैं, इसमें बाहर एक तिरपाल बना दिया है ताकि अब सर्दियों में जो ठंडी हवा सीधी आ रही वो आपके जानवर पे ना आए। इसके अलावा आप देखिएगा इसमें कोई भट्ठी नहीं है, फार्म पे कुछ नहीं है, जानवर नॉर्मली रह रहा है। गर्मियों में हम ये करते हैं कि भाई या तो एक फॉगर लाइन डाल दीजिए, हमने यहाँ लगाई हुई है आपके सामने। फॉगर लाइन नहीं लगा सकते तो आप टाट की बोरियों से एक तिरपाल बना दीजिए चारों तरफ, जो लू से बचाए, और बीच में चाहे तो आप उसको जो है गर्मियों में भिगो सकते हैं, 9 तपा वाले जो बहुत एक्सट्रीम गर्मी के दिन है। इसके अलावा जलवायु को जो है कोई खास प्रभाव खरगोश पे नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अन्य जो फार्मिंग है, जैसे गोट फार्मिंग है या अन्य जो भी फार्मिंग है, उनसे ये भिन्न कैसे है? देखिए, भिन्नता की अगर बात करें मेरे हिसाब से एज अ बिजनेस पर्सन मैं ये कहूँगा कि मुझे जब खरगोश पालना है 1-2 घर पे तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं जो है एक लार्ज स्केल पे खरगोश पाल रहा हूँ तो मैं वहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से पैसा कमाना है। अब आप ये मान के चलिए कि अगर हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो डेयरी फार्मिंग में हम देखते हैं लगभग साल भर में आपके पास एक जानवर किसी भी जो है मादा से आ रहा है। अगर हम बकरे की फार्मिंग करें या भेड़ की फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे सामने साल में 2 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो 2 बार भी आपको बच्चे दे देंगी तो 4, क्योंकि एक बकरी सामान्यतः 2 ही बच्चे दे रही है तो आपको 4 बच्चे मिल रहे हैं। खरगोश एक ऐसा जानवर है जो आपको साल में 7 से 8 बार ब्रीडिंग करके देता है, और हर बार जब फीमेल आपको बच्चे देती है तो 5 से लेकर 12 तक बच्चे दे रही है। अगर हम 5-5 बच्चे भी मान लें तो औसतन 40 से 45 बच्चा हमारे पास एक जो है खरगोश साल में आपको दे रही है। तो आपका प्रॉफिट मल्टीपल कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि खरगोश की फार्मिंग जो है दूसरी फार्मिंग से बेहतर है, बशर्ते इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इसमें मेहनत बहुत नहीं है, हल्की सी सावधानी है। आप लेबर के भरोसे नहीं रहे, प्रॉपरली अपने फार्म पे सुबह एक बार जाके देख ले ब्रीडिंग सही से हो रही नहीं हो रही है, सफाई अच्छे से है, दाना पानी ठीक से मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता खरगोश। स्मेल को लेकर भी कोई स्मेल मैं कहूँगा तो आपको लगेगा, आप और हम 3-4 लोग यहाँ हैं तो आप बताइए कि हाँ, मेरे हिसाब से तो अगर किसी को आंख बांध के खाना खिला दिया जाए तो बता नहीं पाएगा कि यहाँ कोई जानवर पल रहा है। तो ये एक अच्छा किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। किसानों के लिए मुनाफे का फ़ायदा साबित हो सकता है, और ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आज के टाइम पे जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके यूथ आ रहा है सबके लिए तो जॉब्स अवेलेबल नहीं है ना। तो यूथ एक वाइट कॉलर जॉब चाह रहा है जिसमें कि उसको बहुत अपने हाथ भी खराब ना करने पड़े और एक अच्छी सी जो है उसके हाथ में हर महीने इनकम भी आए। तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर कुछ नहीं है कि सुबह 2-2.5 घंटे आप काम कर रहे हैं फार्म पे, 1 घंटे शाम को कर रहे हैं, दिन में आप कुछ भी करिए। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कि बाकायदा गवर्नमेंट जॉब पे हैं या अपने अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, शॉप्स चला रहे हैं।
वो सुबह अपने फार्म को विजिट करके जाते हैं और शाम को आके फिर अपना फार्म संभाल लेते की हैं। बात करें अगर तो ये रैबिट फार्मिंग से कितनी इनकम हो जा रही है मंथली? देखिए 10 यूनिट के रैबिट फार्मिंग अगर कोई शुरू कर रहा है तो सारे खर्चे, जिसमें कि आपका लेबर का सैलरी है, दाना पानी है, बिजली के बिल हैं, घर से अगर 1-2 किलोमीटर पे फार्म पे है, अप डाउन कर रहा है अपनी गाड़ी से, सारे खर्चे निकालने के बाद औसतन 80 से 90 हज़ार रुपये प्रति माह एक किसान आराम से निकालता है। निकल सकता है। तो सुना आपने, ये AK सिंह जी हैं जो लखनऊ, राजधानी लखनऊ में रैबिट फार्मिंग इन्होंने शुरू किया है, और इनका ये कहना है कि जो युवा पढ़ाई के बाद वो बिजनेस करना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, अन्यथा कोई किसान जो फार्मिंग के ज़रिए मुनाफा कमाना चाहता है, वो रैबिट फार्मिंग के ज़रिए वो मुनाफा कमा सकता है। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।